Hello dear students, how are you? I am Pintu sir. I heartily welcomes you in the Success Academy official channel. जैसा कि बच्चों आप कुछ दिनों से हमारे इस चैनल से बने हुए हैं, हमारे इस वीडियो से बने हुए हैं, तो मुझे जानकर अच्छा हुआ कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। इस तरह से आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो 12th का लेसन 1 था टाइम एंड टेंस, उसको मैं क्लियरली समझा दिया, उसका वर्कआउट भी हो गया। और दूसरी ओर 11th के अनुसार लेसन 1 जो पोइट्री का लेसन 1 था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसको भी मैंने कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वैसे बच्चे जो 11th के हैं और जो 12th के हैं वो सेपरेटली इसी चैनल पर अपने अपने क्लास के अनुसार सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज 11th के अनुसार अभी जो टॉपिक है वो आपका था, कल का दिन में मैंने ये बताया था कि पोइट्री को पढ़ाने के बाद पोइट्री में आने वाले सारे वर्ड मीनिंग, उसके अलावा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ नोट्स है जो आपको बताना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं से शुरू किया जाता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको मैंने बताया था सोनेट्स के बारे में, हालांकि सोनेट्स की चर्चा मैंने पहले भी कुछ की थी, आज के क्लास में भी करने जा रहा हूं। तो चलिए इस तरह से आप मेरे इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और पढ़ाई को एंजॉय करें और दिए गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। चलिए यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपका दिया गया है पार्ट 3 देखें। आपका पार्ट 3 जो है वो क्या दे रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पार्ट 3। हालांकि पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको जॉन डन जो पोएट हैं उनके इंट्रोडक्टरी क्लास के बारे में बताया था। पार्ट 2 जिसमें पोइट्री के सारे टॉपिक्स को पढ़ाया गया था कि पोइट्री में क्या क्या चीज़ पढ़ना दिया गया है और क्या क्या चीज़ बताया गया है। अब आ जाए आप पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 जो है उसी चैप्टर का है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ समझाना है जो ज़रा शॉर्ट समरी के रूप में समझ लें। सबसे पहला चीज़ तो आपको आज बताना है सारा वर्ड मीनिंग, जो कि इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग है, जो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको आपको यहाँ पर सीखना है। दूसरे टॉपिक की मैं बात करता हूँ तो वो आपका हो गया सोनेट्स के बारे में, ठीक है। और सोनेट्स को और पूरे वर्ड मीनिंग को आपको समझाना भी है कि हाँ कौन कौन सा क्या चीज़ होता है। अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं तो ये आज का जो तीसरा टॉपिक आपका होगा वो होगा आपका क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इन सारे चीज़ को मैं आज क्लियरली समझाऊंगा। तो चलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें और इसे एंजॉय करें। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपका जो हेडिंग दिया गया है वर्ड मीनिंग। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो जो पोइट्री है उसका क्या दिया गया है, वर्ड मीनिंग। ऐसे तो वर्ड मीनिंग बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास जो आपको प्रॉब्लम्स करते हैं, जो आपके लिए नए हैं और आने वाले फ्यूचर में आपको ये सारे वर्ड मीनिंग काम देंगे। तो इस वर्ड मीनिंग को आप अपने नोटबुक पे, कॉपी में या डायरी में क्लियरली लिख लें, साथ ही साथ उसको याद कर लें ताकि आपको फ्यूचर में इन सारे वर्ड्स का जब काम पड़े तो इसकी सहायता ले सके। आपके पास कॉपी में सेव रहेगा, लिखा रहेगा, तो कभी भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है, यहाँ देखें, यहाँ मैंने हेडिंग बता दिया कि वर्ड मीनिंग। इस वर्ड मीनिंग का जो सबसे पहला आपका दिया गया मीनिंग वो दिया गया है पायोनियर। पायोनियर PIONER, पायोनियर, जिसका होता है अन्वेषक, यानी किसी चीज़ को ढूंढने वाला, खोजने वाला। नंबर 2 दिया गया आपका सैटिरिकल, व्यंग पूर्वक, किसी पर व्यंग करना, यानी व्यंग के तरीकों से कविता को समझाना। नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक, यानी किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना, मनन करना, जानना या समझना। तो आपको मैंने बताया था, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा इस चैप्टर का। अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वही है कि हु इज नोन एज ए मेटाफिजिकल पोएट। आंसर क्या लिखेंगे, जॉन डन। आ गया ये नंबर 4 प्रोस्पेरस, जिसका होता है समृद्ध या खुशहाल, धन धान्य से परिपूर्ण। स्टॉन्चली, विनम्रतापूर्वक। थियोलॉजी, जो कि एक विषय है जिसको क्या बोलते हैं, धर्मशास्त्र, यानी वैसे व्यक्ति जो धर्म के बारे में पढ़ाई पढ़ते हैं धर्मशास्त्री कहलाते हैं। प्रीचर,
उपदेशक यानी किसी चीज को उपदेश देने वाला। अब आइए पेट्रार्चन, जिसको बोलते हैं पुरातनतम, प्राचीनतम, यानी पुराने समय के जो थीम्स होते थे, जो कहानी होते थे, वो पेट्रार्चन ही कहे जाते थे। कॉलेक्यूल, जिसको बोलते हैं बोल चाल की भाषा में, यानी जनरली हम अपने डेली लाइफ में जिस बात को बोलते हैं अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, अपने टीचर से, दैट इज कॉल्ड कॉलिक्यूल। आइए व्हिमसिकल, जिसको सनकी या गुस्सैल, यानी बहुत जल्द गुस्सा आने वाला, दिमाग का आपाक होने वाला, दैट इज नोन एज व्हिमसिकल। आगे दिया गया है आपका वेरीनेस, थकावट या थकान, जो आपको मैंने इस कविता का जो सबसे पहला लाइन के बाद है सेकंड लाइन, उसमें यही बताया गया था, वेरीनेस। उसके बाद दिया गया फिटर, थोड़ा या बहुत कम। अब आइए उसके बाद अगला वर्ड मीनिंग जो आपका है वो दिया गया है यस्टरनाइट। अब ध्यान दें, ये आपका ग्रामर पोर्शन का भी एक मीनिंग है यस्टरनाइट, जिसको आप बोल सकते हैं यस्टरडे प्लस नाइट, इन शॉर्ट यस्टरनाइट। नाइट मतलब क्या हो गया आपका रात, यस्टरडे मतलब प्रीवियस डे, और नाइट भी कह सकते हैं। तो अगर हम यस्टरडे लगाते हैं डे तो क्या होता है पिछला दिन, और यहाँ क्या है यस्टरनाइट। ओके, तो डे के बदले क्या कर दिया नाइट। इस चीज को मैंने आपको पढ़ाया था टाइम एंड टेस्ट में कि यस्टरडे प्लस टाइम या लास्ट प्लस टाइम, जो कि पास्ट के इंडेफिनिट को शो करता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर यस्टर प्लस डे होता है तो कल का बीता दिन बोलते हैं, और यस्टर प्लस नाइट करेंगे तो कल का बीता हुआ रात। इट मीन्स कि यस्टर नाइट मतलब बीती रात या पिछली रात। अब आइए स्पीडियर जर्नी, इस मीनिंग पर ज़रा ध्यान देंगे क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेनेशन का, जिसके बारे में क्वेश्चन आपको बाद में समझाऊंगा। स्पीडियर जर्नी, आप जर्नी को समझ रहे हैं, यात्रा। ओके, स्पीडियर, ऐसा स्पीड मतलब होता है तेजी से, लेकिन यहाँ पर स्पीडियर बनने से क्या हो गया, स्पीडियर जर्नी लंबी यात्रा पर जाना, यानी वैसा यात्रा जो काफी लंबे दिनों तक चलता रहता है। अब स्पुरश यानी प्रेरणात्मक, जिसको हम मोटिवेशनल कर सकते हैं, इंस्पायरेशनल कर सकते हैं, इस तरह से हो गया इसका साइनोनिम्स। फिबल, कमजोर, इस मीनिंग को भी आप याद रखेंगे स्पेशली इस चैप्टर के लिए कि फिबल मतलब कमजोर। एक होता है आपका वीक, WEAK, वीक मतलब कमजोर, बट वो होता है फिजिकली वीक, शारीरिक रूप से कमजोर होना। और यहाँ क्या है फिबल, यानी एज ए डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनी और लक या भाग्य उसके रूप में कमजोर होना। नहीं तो मेरा भाग्य खराब है, मेरा लक खराब है, दैट इज कॉल्ड फिबल। अब आइए फॉर्च्यून, फॉर्च्यून जिसका हिंदी दिया गया है भाग्य या किस्मत। ओके, भाग्य किस्मत, तो चलिए मैं आपको समझा दूं कि फॉर्च्यून जो है कुछ और वर्ड का साइनोनिम्स है। जैसा आप यहाँ पर देखिए, आप इसको देख लें आप डेस्टिनी, और यहाँ देख लें आप फॉर्च्यून। तो यहाँ पर दिया गया फॉर्च्यून और यहाँ दिया गया डेस्टिनी, दोनों एक ही चीज है, मीन्स कि दोनों एक दूसरे का साइनोनिम्स है। हम चाहें तो इसका एक और साइनो अलग से लिख सकते हैं, क्या, लक, जिसको आप तो जानते हैं पहले से। तो फॉर्च्यून कहें, लक कहें, डेस्टिनी कहें, या इसका एक मीनिंग और होता है जिसे हम बोलते हैं फेट, यानी भाग्य। ये भी क्या है, चारों साइनोनिम्स है। तो मैं साइनो को इसलिए बता रहा हूं, इसके दो पर्पस। द फर्स्ट पर्पस ऑफ टेलिंग अबाउट साइनोनिम्स इज रिलेटेड टू 12th बेसिक क्लास। अगर 12th के जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें भी साइनो पूछा जाता है। बट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज साइनो और एंटो मतलब साइनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटर से ही थोड़ा थोड़ा बढ़ करके कुछ नए मीनिंग को अगर आप साइनो ग्रुप में या एंटो ग्रुप में आप रखते हैं तो बेहतर होगा कि वो आपके लिए फायदेमंद हो। इट मीन्स कि जैसे यहाँ पर आपको दिया गया फॉर्च्यून, इन केस अगर आपको दे दे कि व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ फॉर्च्यून, और आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, लक, या हो सकता है कि लक के बदले फेट रहे या डेस्टिनी रहे, और बाकी 3 मीनिंग कुछ और रहेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि सर ने पढ़ाया था या बताया था कि फॉर्च्यून का साइनो डेस्टिनी या लक या फेट में से कोई एक हो सकता है। तो अगर इस तरह से आप धीरे धीरे वर्ड पावर को मजबूत करेंगे तो आई होप दैट आपका वर्ड पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आगे आने वाले आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे वो सारे आपको बेहतर होंगे। लेकिन फिलहाल आपको 12th बेहतर करना है, जो आपका प्रेजेंट है पहले वो बेहतर कीजिए, फ्यूचर अपना बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर है क्या, आप 12th बेसिक को अपना बेस बनाएं,
ट्वेल्थ के सिलेबस को बेस बनाएं और उसी बेस को स्टैंडर्ड तरीके से आप चाहें तो कॉम्पिटिटिव में भी उतार सकते हैं। इसी कारण मैं आपको प्रत्येक चैप्टर में, चाहे वो ग्रामर का हो या बुक का हो, 11th का हो चाहे 12th का हो, मैं आपको सारे पॉइंट में वो सारी बातें को बताऊंगा जो आपको कंपटीशन में काम देंगे। तो चाहे तो आप इन सारे पॉइंट्स को कॉपी में अच्छे से नोट कर सकते हैं कि VVI फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मीनिंग दिया गया यहाँ पर शाई, SIGH, हालांकि एक होता है SH बाई, वही कहता है शाई, दैट इज मीन्स शर्मीला या शर्मीली, बट हेयर इज SIGH जिसका होता है आहें भरना। इट मीन्स कि किसी की याद में तड़पना, किसी को याद करना, उसकी यादों में रम जाना, दैट मीन्स आहें भरना। डिवाइन, डिवाइन मतलब होता है दिव्य या दैवीय। इट मीन्स कि द वर्क भी चीज रिलेटेड टू गॉडनेस, यानी भगवान से जुड़ा हुआ वो काम जो भगवान के प्रति समर्पित हो, दिव्य हो या दैवीय हो। डेस्टिनी में मैंने बता दिया। अब आइए फुलफिल। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि फुलफिल में जो लास्ट का मीनिंग है वो क्या है जी, एल है। तो चलिए समझ लें इसको पहले। फुलफिल मतलब होता है भरपूर, भरा हुआ। चलिए समझें, अगर हम बात करते हैं फूल का तो FULL होता है, प्लस बात करते हैं फिल का तो FILL होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने मीनिंग जो लिखा वो FILL क्यों नहीं लिखा। तो चलिए मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रामर आपने पढ़ा होगा, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय के लगने के बाद सारे मीनिंग में बहुत चेंजिंग आते हैं। एज लाइक अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, सफिक्स आल्सो यूज्ड विथ न्यू वर्ड्स एंड प्रीफिक्स आल्सो यूज्ड द न्यू वर्ड्स। सफिक्स और प्रीफिक्स के लगने से सेंटेंस में बहुत चेंजिंग आता है। जैसे आप ऐसे समझें कि चलिए मैं आपको समझाता हूं। सपोज दैट कि अगर आप किसी क्वेश्चन को इस तरह से लिखते हैं, किसी मीनिंग को आप इस तरह से लिखते हैं कि चलिए यहाँ पर आपको एक सिंपल सा मीनिंग दिया गया है ऑनेस्ट, और हर कोई जानते हैं ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। चलिए यहाँ पर हम प्लस बाई कर दिए लास्ट में, तो आपको जो बाई लगा ये क्या लगा, तो बाई आपका हो गया प्रीफिक्स। ठीक है, तो आपका जो न्यू मीनिंग बन गया वो क्या बन गया, ऑनेस्टी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर द लास्ट मीनिंग इज एडेड इन द मेन मीनिंग, देन इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। बट आप कुछ ऐसे समझें कि अगर कोई मीनिंग आपका दिया गया है, इसी तरह समझें कि दिया गया है क्या, ऑनेस्ट, और अगर आप लगाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इसके आगे DIS, तो आपका क्या बनता है, ये बन गया आपका डिसऑनेस्ट। तो क्या हो गया, ईमानदार से क्या बन गया आपका, बेईमान। तो समझे, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, और ऑनेस्ट को ऐसे आइंडो बनाते हैं तो कुछ और होता है, लेकिन आगे जोड़ते हैं डिस, तो आपका क्या हो गया, DIS। तो ये जो कहला गया आपका तुम्हारा हो गया सफिक्स। तो सफिक्स के देखने से क्या देख रहे हैं बच्चों कि वर्ड मीनिंग ही चेंज हो रहा है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। क्या हो रहा है, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि सफिक्स और प्रीफिक्स के जुटने से या हटने से हिंदी में बहुत बड़ा चेंजिंग आ सकता है। अगर हम चाहें तो किसी एक वर्ड में सफिक्स प्रीफिक्स साथ में लगा सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर एग्जांपल, अभी मैंने आपको दिया कि ऑनेस्ट प्लस बाई इक्वल टू ऑनेस्टी। चलिए, तो आपका जो पीछे बाई है वो क्या है, प्रीफिक्स है। अब यहाँ पर जरा आगे लगा दें, आगे लगाते हैं क्या, डिस, तो क्या लगे आपका सफिक्स, यानी अगला पार्ट है सफिक्स और पिछला पार्ट है क्या, प्रीफिक्स। तो नया मीनिंग क्या बन गया, डिसऑनेस्टी। ये क्या बन गया आपका, बेईमानी। अच्छा, तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, और डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी। तो देखते हैं कि सफिक्स के लगने से बहुत बड़ा चेंजिंग आता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं फुलफिल का, तो आप देख रहे होंगे कि फुल का मतलब होता है FULL बड़ मीनिंग, और फिल का होता है क्या, FILL। लेकिन जब मैंने यहाँ पर लिखा तो फुल का एक L हटा दिया गया और फिल का भी एक L हटा दिया गया। तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंग। जब मीनिंग को जोड़ा जाता है तो बहुत से मीनिंग जो डबल होते हैं वो सिंगल में पलटते हैं। इसी वजह से यहाँ क्या हुआ कि फुलफिल में फुल का एक L और सिंगल का एक L को हटा दिया गया, तो क्या बच गया, फुलफिल यानी भरपूर। आगे आ जाइए, पार्ट। अब पार्ट से बना हुआ है क्या, पार्टेड। पार्ट मतलब हिस्सा भी होता है, भाग भी होता है, लेकिन क्या है, पार्टेड, जो आपको वर्ब के रूप में दिया गया है, मतलब बिछोड़ना या जुदा होना या अलग होना। सोनेट्स
काव्यखंड या गाथा भी कह सकते हैं। ये काव्यखंड क्या है, ये आज के क्लास में कुछ समय बाद मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे आप क्लियरली नोट कर लें, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इफ़ यू रीड पोइट्री देन यू हैव टू नॉलेज अबाउट सोनेट्स एंड इट्स कंटेंट, कि व्हाट इज सोनेट, हाउ मेनी लाइन्स इन सोनेट्स एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सोनेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कह रहा है सैटिरेस यानी व्यंग, किसी पर कुठाराघात करना, किसी बातों को व्यंग करना। एक लास्ट आपका वर्ड मीनिंग है सेरमन्स, मतलब उपदेश, यानी किसी को धर्म के बारे में शिक्षा देना, अच्छी बातों को बताना। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका वर्ड मीनिंग जो था इस चैप्टर से, सारे वर्ड मीनिंग जो टफ वर्ड मीनिंग थे उसको पॉइंट आउट करके निकाल करके आपको यहाँ पर बताया गया है। तो चाहे तो आप इस वीडियो से इसे PDF बना के रख सकते हैं, या कॉपी पे लिख सकते हैं, या चाहे तो अपना स्क्रीनशॉट भी मोबाइल से ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया आज का वर्ड मीनिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले स्क्रीन में बताया कि सबसे पहले आपको क्या बताना है, वर्ड मीनिंग के बारे में। तो ये आज का टॉपिक नंबर 1 वर्ड मीनिंग जो हो गया कंप्लीट। तो आई थिंक वर्ड मीनिंग आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे हैं जो आप बिल्कुल आपके लिए नया है, आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा पढ़ने में, आज का क्लास देखने में। इस वीडियो को लाइक करने में कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, वो किसी तरह से PDF फाइल उपलब्ध करा के या किसी और तरीके से वो इस पढ़ाई को एंजॉय कर सकें। तो चलिए इस तरह से हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक नंबर 2, जिसके में पढ़ना है आपको क्या, सोनेट्स के बारे में। तो सोनेट्स क्या है, जरा इसकी चर्चा कर लें। तो देखें यहाँ पर सोनेट्स, यहाँ ध्यान दें, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, VVI, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को मैंने VVI इसलिए कर दिया क्योंकि सोनेट्स रियली में VVI टॉपिक होता है। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको मैं यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। ओके, चलिए यह समझे कि सबसे पहले आप दिया आपका हेडिंग क्या है जी, सोनेट्स, मतलब काव्यखंड या गाथा भी कह सकते हैं। चलिए इसको पहले आप समझें जरा हिंदी मीडियम से। यहाँ मैंने बताया इसका हिंदी आपको क्या, काव्यखंड। ओके, अब यहाँ से इसको हमारा संधि विच्छेद करते हैं, तो तोड़ते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पहला पार्ट आया आपका क्या आ गया, काव्य, अब प्लस जो दूसरा पार्ट आया वो क्या आया, खंड। इट मीन्स काव्यखंड। चलिए काव्य को अगर हम और लिखते हैं दूसरे तरीके से, तो काव्य का हिंदी मीनिंग होता है कविता, अब प्लस खंड को हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं, टुकड़ा। यानी इट मीन्स कि क्या हो गया, कविताओं का टुकड़ा। इट मीन्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए पोएम which is only has 14 lines is known as sonnets. Okay, sonnets have only 14 lines, which is the important part of any poetry. It has 2 parts. The first part is known as octave. Octave has only 8 lines, and the second part is known as sestet. It has only 6 lines. It means कि first stanza is known as 8 lines and second stanza has 6 lines. It means कि 8 lines plus 6 lines equal to 14 lines. इन एनी हाउ आपको जो सोनेट्स होते हैं वो केवल और केवल हमेशा 14 लाइन के ही होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा इससे कि हाउ मेनी लाइन्स इन ए सोनेट, आंसर लिखेंगे 14 लाइन्स। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट्स, how many parts of sonnets, तो क्या बोलेंगे कि there are 2 parts of sonnets. Name them, मतलब उनका नाम बताएं। नंबर 1 octave, नंबर 2 sestet. Next question, how many lines in octave? Then you give answer only 8 lines. And if you tell about sestet, then you say क्या कि how many lines in sestet? Then I say only 6 lines. ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लें। यहाँ से देखें, यहाँ आपका दिया गया है सोनेट्स, जिसका मतलब होता है काव्य, खंड या गाथा। तो सोनेट्स का जो पहला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टैंजा, और जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं सेकंड स्टैंजा। अब स्टैंजा है क्या, जरा समझें स्टैंजा के बारे में। जनरली आप बोलते हैं पैराग्राफ,
तो अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, अगर हम किसी लाइन को सिर्फ 5 लाइन लिखें, वहाँ से लाइन चेंज करके फिर लिखें, दैट इज नोन एज पैराग्राफ इन अ स्टोरी। बट अकॉर्डिंग टू पोएट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोएट्री पैराग्राफ इज ऑल्सो नोन इन स्टैंजा। यानी हम पोएट्री में स्टैंजा कहेंगे जब लाइन चेंज करते हैं तब, और स्टोरी में उसको क्या कहते हैं, पैराग्राफ। तो सोनेट्स में 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट एक होता है फर्स्ट स्टैंजा, दूसरा होता है सेकंड स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा हमेशा कितने लाइन का होता है जी, 8 लाइन का, जिसे ऑक्टेव कहा जाता है। इस नाम को याद रखेंगे, OCTAVE, ऑक्टेव। दूसरा जो स्टैंजा है वो कितने लाइन का, 6 लाइन का, वो क्या कहलाता है, सेस्टेट, SESTET। इट मीन्स कि 8 लाइन्स अब प्लस 6 लाइन्स, आपका कितना बन गया, 14 लाइन्स। और यही 14 जो लाइन्स है वो क्या कहलाता है, आपका सोनेट्स। क्लियर, ये था। तो चलो यहाँ से हम अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। जैसा कि अभी मैंने आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएट्री है उसका 2 पार्ट, पहला पार्ट आपका वर्ड मीनिंग, दूसरा पार्ट सोनेट्स, ये मैंने बता दिया। तो आइए अब देखते हैं कि इस चैप्टर्स में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, और उसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं नंबर 3 के अनुसार कि आपका जो दिया गया है थर्ड पार्ट, जो क्या है आपका, सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उससे समझने पहले क्वेश्चन का मॉडल क्या आता है एग्जाम में मॉडल रहता है कि एक क्वेश्चन दिया रहता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से किसी एक को आपको सही करना होता है, सही चुनना होता है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर जो है उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फाइंड आउट किया गया है। तो सबसे पहले आइए नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि दिया गया है स्वीट हु कंपोज्ड, ठीक है, या हु कंपोज्ड, कंपोज मतलब रचना करना, जिसको हम राइट भी कर सकते हैं, करा हु कंपोज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएट्री है इसके रचनाकार कौन है, रचना किसने की। आप आंसर क्या लिखेंगे, आंसर आपको हो गया जॉन डन। नंबर 2 आइए, इन व्हिच ईयर, यहाँ देखें नंबर 2 में आपको एक ही क्वेश्चन में 4 अलग अलग क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है। जैसे करा इन व्हिच ईयर ही वाज बोर्न, जन्म कब हुआ, फिर करा डाइड, मृत्यु कब हुआ। साथ ही साथ इसमें क्या है कि क्वेश्चन ऐसा भी डाला जाता है कि हाउ मेनी ईयर्स द पोएट अलाइव, यानी लेखक कितने वर्ष जीवित रहे, या ये भी कह सकता है कि इन व्हिच प्लेस ही वाज बोर्न, उनका जन्म किस स्थान में हुआ। तो चारों क्वेश्चन को आपको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो देखिए पहले वॉर्न की बात करते हैं तो 1572 होता है, डाइड की बात करते हैं तो 1631 होता है, और दोनों में कितना वर्ष का डिफरेंस है, इट मीन्स कि कितने वर्ष जिए, ये कितने वर्ष बचे, तो आपका होगा 59 ईयर्स। और इन व्हिच प्लेस तो क्या हो गया आपका लंदन। यानी इस पैटर्न में, इस टॉपिक में आपको 4 क्वेश्चन को ऐड किया गया है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले आप अपने डायरी पे या कॉपी पे VVI कर लें, बिकॉज कि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। कह रहा है कि हु इज नोन एज ए मेटाफिजिकल पोएट, यानी आध्यात्मिक कवि के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, जॉन डन। या फिर कभी कभी यही पूछता है क्वेश्चन को कि जॉन डन किस प्रकार के कवि थे, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, ए मेटाफिजिकल पोएट। तो आंसर कैसे भी रहे, क्वेश्चन कैसे भी रहे, आपका आंसर क्या होगा, जॉन डन। इस क्वेश्चन को आप स्पेशली नोट कर लेंगे। अब आइए नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में दिया गया है इन व्हिच यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से वो पास किए, किस यूनिवर्सिटी से वो अध्ययन किए। आंसर आपका क्या हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि जॉन डन जब इन ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे तो एंटी कैथोलिक रिलीजन, ड्यू टू एंटी कैथोलिक रिलीजन ही हैड टू लीव द कॉलेज विदाउट हिज डिग्री। नंबर 5 आइए। नंबर 5 में कह रहा है कि इन व्हिच ईयर ही रिटर्न फ्रॉम द जेल या प्रिजन, यानी किस वर्ष कवि जेल से वापस लौटे या जेल से वापस घर आए। तो आपको यहाँ पर कहानी में पढ़ा था कि जॉन डन secretly married with his paternal niece. After then, he had to bend jail for some times. After coming the jail in 1615, he was at the age of 42.
तो आपको कहानी रूबरू हो रहे होंगे आप कहानी से, आपको मन में याद आ रहा होगा कि हाँ सर ने ऐसा पढ़ाया। तो अगर कहानी को या पोएट्री को आप समझते हैं बढ़िया से, उसके थीम्स को क्लियर करते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन या समरी वगैरह में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ नंबर 5 में कह रहा है कि किस वर्ष वो जेल से वापस आए, या कभी कभार ये भी पूछता है कि इन विच एज ऑफ स्टेज ही केम बैक फ्रॉम द जेल, यानी जिस वर्ष वो जेल से आए वो कितने वर्ष की अवस्था में थे। तो आपका जेल से रिटर्निंग होने का जो टाइम है वो आपका क्या हो गया 1615, और किस एज में आए तो 42 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिंदी भी कर दिया, उसका आंसर भी समझा दिया। तो वैसे बच्चे जो हिंदी नहीं कर पाते हैं वो आराम से इस वीडियो को देखें, उसको सुनें और कोशिश करें कि वो हिंदी टू हिंदी भी याद कर सकते हैं, बट इंग्लिश टू इंग्लिश याद करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। तो इस तरह से चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो दिया गया है नंबर 6। आइए नंबर 6 को देखते हैं। नंबर 6 में कहता है कि विच टाइप्स ऑफ वर्क ही ज्वाइंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द जेल, यानी जेल से लौटने के बाद कवि जॉन डन ने किस प्रकार के काम को ज्वाइन किया या कैसा काम करते थे। तो जैसे ही क्वेश्चन को बोला जाए तो आपको कहानी का जो थीम्स है वो याद आना चाहिए। मैंने क्या पढ़ाया था कि जैसे वो जेल से लौटे थे, कब 1615 में 42 वर्ष की अवस्था में, एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द जेल ही ज्वाइंड एज ए प्रीचर इन द एंग्लियन चर्च, यानी जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक प्रीचर उपदेशक के रूप में किसी चर्च में काम को ज्वाइन किया। तो आपका आंसर यहाँ क्या लिखेंगे, आपका आंसर हो गया प्रीचर, मतलब उपदेशक। ओके, नंबर 7 आइए। नंबर 7 कह रहा है कि जॉन डन इज ऑल्सो नोन एज, जॉन डन को किसी और रूप में किस तरह से जानते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, सेटरीज एंड एग्लिस विथ शेरमन्स, यानी एक वैसे कवि, ठीक है, एक वैसे कवि जो अपने शिक्षा का, अपने अध्ययन का प्रचार उपदेश के माध्यम से करते थे। हालांकि इसमें मेन क्वेश्चन आपको यही पूछेगा कि मेटाफिजिकल पोएट कौन है। आइए नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 8, इस नंबर 8 क्वेश्चन को भी आप VVI करें। कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ दिस पोएट्री, यानी दिया गया जो पोएट्री है ये किस तरह का है। ओके, कि विच टाइप्स ऑफ द गिवन पोएट्री, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो जैसा कि मैंने पढ़ाया आपका इसका थीम्स वो क्या है, एक लिरिकल पोएट्री है, एक लिरिकल है जिसमें लव का भी बात की गई है कि एज ए हस्बैंड एज ए वाइफ किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए जो बेस्ड ऑन लव एंड फेथ। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिरिकल पोएम। क्या हो जाएगा, लिरिकल पोएम, या चाहे तो क्या कह सकते हैं, लव लिरिकल पोएम। तो इस क्वेश्चन को आप स्पेशली याद रखेंगे, जिसका 2 आंसर हो सकता है, लिरिकल पोएम या लव लिरिकल पोएम। अब आइए नंबर 9। नंबर 9 जो क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को भी आप VVI करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। पहले समझा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। कह रहा व्हाट इज फीबल, सबसे कमजोर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस पोएट्री व्हाट इज फीबल। आपका आंसर क्या होगा, मैन्स पावर, यानी हम मानव का जो शक्ति है, जो मानव का ताकत है वो क्या है कि अगेंस्ट गॉड सबसे फीबल है। आइए नंबर 10, दिस पोएम इज क्रेडिटेड टू, यानी यह जो पोएट्री है, नंबर 10 क्वेश्चन कि यह जो पोएट्री है वो किसके लिए समर्पित की गई है। तो आपको जब मैं पढ़ाया पोएट्री तो शुरू में बताया कि दिस पोएट्री इज ओनली क्रेडिटेड टू हिज वाइफ, जिसे स्वीटेस्ट लव के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो गया, पोएट्स वाइफ या हिज वाइफ भी लिख सकते हैं। नंबर 11 आए। 11 में कह रहा है कि व्हाट इज द नाउन यूज फॉर द वाइफ, यानी अकॉर्डिंग टू द पोएट्री व्हाट इज द नाउन यूज फॉर हिज वाइफ, यानी कवि के जो पत्नी थी जो एज ए प्रीतमा स्वीटेस्ट लव के रूप में यूज की गई है, उसका नाउन किस रूप में आया है, मतलब किस रूप से संबोधित किया गया है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, स्वीटेस्ट लव, क्योंकि जो हेडिंग दिया गया है कविता का और जो कविता का फर्स्ट लाइन है वो किससे शो किया गया है, स्वीटेस्ट लव से। तो जो स्वीटेस्ट लव है वो क्या है, एक ऐसा नाउन है जो कि पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है। ओके, अब आइए नंबर 12 की ओर। 12 में कह रहा है कि व्हाट इज द नाउन यूज्ड फॉर द पोएट।
आप देखें नंबर 11, नंबर 12, ओके, नंबर 11 एंड नंबर 12 आर द सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट आर एज ए वाइफ और एज ए हस्बैंड। इट मीन्स कि वाइफ एंड द पोएट। तो वाइफ का अगर क्वेश्चन पूछे तो आंसर क्या लिखेंगे? स्वीटेस्ट लव, क्योंकि प्यारी प्रियतमा जो वर्ड है, जो नाउन है, वो पत्नी के रूप में यूज किया गया है, पत्नी के लिए यूज किया गया है। जबकि कवि की बात करते हैं तो आपको याद होगा, अगर भूल भी गए हो चलिए मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि कवि ने यह बताया था कि आई एम द सेटिंग सन, आई एम जस्ट लाइक द सेटिंग सन हु सेट्स इन द इवनिंग बट अगेन इन द मॉर्निंग आई विल कम बैक विथ ए लाइट एंड प्रॉस्पेरस। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि पोएट्री में कवि ने यह बताया था कि मैं उस डूबते हुए सूरज की भांति हूं जो कि अगले सुबह फिर से नई रोशनी, नए विश्वास, नए प्यार के साथ वापस आऊंगा। तो आप यहां क्या देखें आंसर? आंसर आपका हो गया द सन, ओके, द सन, जिसको आप SUNNE या फिर डायरेक्टली द सन भी लिख सकते हैं, या कभी कभार ऑप्शन में द सेटिंग सन रहता है, ओके, द सेटिंग सन यानी डूबता हुआ सूर्य, तो आप वो भी ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। अब आइए नंबर 13। नंबर 13 में कह रहा है कि विच टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट ही स्टडीड, यानी आप कह रहा है कि जॉन डन पढ़ाई छोड़ने के बाद, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद कौन कौन से पढ़ाई की अध्ययन की। तो मैं आपको पढ़ाया था लॉ एंड थियोलॉजी। लॉ मतलब हो गया वकालत काम, जिसको बोलते हैं बैरिस्टर, और हो गया थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्री, धर्म के बारे में जानकारी लेना, धर्म के बारे में उपदेश करना। तो इस चैप्टर में क्या देख रहे हैं बच्चों कि 1 से लेकर 13 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया गया, लिखाया गया, ये सारे क्वेश्चंस को आप बाकायदा डायरी पर लिख करके उसे नोट कर लें, कॉपी पे लिख लें, ताकि इन फ्यूचर मान लिया जाएगा आपके पास अगर मोबाइल अवेलेबल नहीं हो तो आप कॉपी के माध्यम से भी इस टॉपिक को याद कर सकते हैं। बिकॉज कि मैंने पहले बता दिया था कि इंटर के हर विषय में, ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि हर विषय में जो 50% क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव है। आपको सिलेबस से समझा दिया था, ये भी समझा दिया था कि 50% जो इंग्लिश में है उसमें से क्या है कि 20 क्वेश्चन आपको पूछता है बुक से, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव है 30 क्वेश्चन को पूछता है ग्रामर से। तो आपको बुक और ग्रामर दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो बुक की बात करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव खास इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपका जो लेसन 1 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें अब तक का आपका 13 क्वेश्चन को फाइंड आउट मैंने किया, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसा आप फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 3, ओके, 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि हु इज नोन एज ए मेटाफिजिकल पोएट। फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 8 कि विच टाइप्स ऑफ दिस पोएट्री, आंसर क्या होगा? लिरिकल पोएम या लव लिरिकल पोएम। एंड नंबर 9 व्हाट इज फिबल, सबसे कमजोर क्या है अकॉर्डिंग टू द पोएट्री। तो इस तरह से मैंने आपको 1 से लेकर 13 तक के सारे क्वेश्चंस को डील कर दिया। इस तरह से अगर देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो तीसरा भी टॉपिक है कौन सा? ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ये भी क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर से वर्ड मीनिंग, शॉनेट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो चलिए इस तरह से क्या देख रहे हैं कि इस टॉपिक का अब 2 हिस्सा और बचा, जो कि अगले क्लास में आपको बताना है। सबसे पहले तो ये बताना है कल के क्लास में कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो मैं लिखाना है, समझाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बस बात करते हैं तो समरी, ठीक है, समराइज द पोएम। समरी क्या होता है, उसे लिखना कैसे होता है, ये बातों को बताना है। इट मीन्स कि अब आपके अगले क्लास में, अगले लेक्चर में आपका 2 इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसी चैप्टर से संबंधित है वो आपका है शॉर्ट क्वेश्चन और समरी। तो बच्चों आज का टॉपिक, आज का क्लास बस इतना ही, क्योंकि आज का जो 3 टॉपिक था मैंने क्लियर कर दिया, बाकी 2 टॉपिक कल के क्लास में। तो जो कल का क्लास है आपका है बुक साइड का, वो और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको समरी सीखना होगा कि समरी क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो सारे समरी को टॉपिक समझाना पड़ता है। तो कल का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द समरी राइटिंग। तो चलिए इस तरह से आज का वीडियो बस यहीं पर रोकता हूं। कल मिलते हैं फिर एक नए जोश के साथ, नए क्लास के साथ और नए समरी के कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।